Namaskar. Friends, we are having today press conference on air quality in winter season, major environmental concerns in Delhi and NCR. Basically, it is a technical briefing to the media from Central Pollution Control Board. We have with us Chairman Shri Shivdas Meena ji and Member Secretary Dr. Prashant Gargava ji. This particular briefing will be live streamed on all the social media handles of PIB. I'll request the chairman first to give the opening remarks, then the member secretary will make a presentation. गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सब लोगों का मैं इसमें स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा इस टेक्निकल प्रेस ब्रीफिंग में। हर साल विंटर सीजन में दिल्ली और एनसीआर में जो पोल्यूशन की समस्या है, ये बड़ी समस्या बनी हुई है, पर इसके लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले कुछ सालों में लगातार प्रदूषण में गिरावट देखी गई है। तो जो हमारे जो मेन बेसिकली दिल्ली में जो पोल्यूशन दिल्ली और एनसीआर में है, अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 3 फैक्टर्स हैं। तो इसको अगर ब्रॉडली हम देखेंगे, मेटीरियोलॉजिकल फैक्टर्स, दैन जैसे रीजनल फैक्टर्स है, जैसे स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स होते हैं, एंड लोकल फैक्टर्स। तो इन 3 फैक्टर्स के चलते हमने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं पॉलिसी लेवल पे, टेक्निकल एफर्ट्स में, वो सब चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल 2015 में AQI लॉन्च की गई, फिर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 2017 में लाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, वो सब हम इस टेक्निकल ब्रीफिंग में आपके सामने रखेंगे। और आज हम ये नहीं है कि विंटर सीजन में ही एक्शन लेते हैं, कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर हम लोग इस पर काम करते हैं। और एज ए रेगुलेटर, एज ए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, we continuously keep watch on what is happening in Delhi and NCR, and we bring it to the notice of the respective agencies then and there, and we also monitor, and wherever the situation warrants, we also take action against the agencies as well as the individual industries to control pollution in Delhi. With this, I would, and very recently, you also aware that we have also, last 3 years, we are doing this exercise, that we depute special teams from the Central Pollution Control Boards to visit the field. Last year also we did it. This year we commenced this exercise. कल 50 टीमें, जैसे माननीय मंत्री जी ने लॉन्च की थी, उनको शुरुआत की थी, और इस साल हमने इन टीम्स को 28 फरवरी तक का समय दिया है। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 5 महीने तक पूरा जाएंगे, हॉटस्पॉट्स को कवर करेंगे, और देन एंड देयर समीर ऐप पे अपनी कंप्लेंट्स अपडेट करेंगे, एंड एजेंसी के साथ में हम लगातार उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। इस साल हमने और एक चीज़ की है कि जैसे पहले कंप्लेंट्स वगैरह पहले आती थी हमारी, तो वो कंप्लेंट्स पहले हम समीर ऐप पे डाल दी, लेकिन एजेंसीज अटेंड कर रही है या नहीं कर रही, तो उसको मोर और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए अब हमने इस बार हम उसमें जो है एक एस्केलेशन प्रोविज़न लाने वाले हैं कि अगर जैसे एक गिवन टाइम में कोई कंप्लेंट रिड्रेस नहीं होती तो वो हायर अप को एस्केलेट की जाए। तो ये सारे मेजर्स दिए गए हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी है श्री प्रशांत गार्गव, डॉक्टर प्रशांत गार्गव, तो वो ये प्रेजेंटेशन करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदूषण के खिलाफ जो प्रयास हम करते हैं उसमें आप लोगों की लगातार मदद हमको मिलती रही है। सो प्लीज़ अलाउ मी टू बिगिन माय टेक्निकल प्रेजेंटेशन with thanking all of you not only being part of our efforts to deal with air pollution, but also providing information, facts, right analysis to the public. So that's extremely important, so that we clearly understand as to what are the sources, what is contributing what actions have resulted in improvement, what more needs to be done. So all the information that we put in the public domain, you have been helping us out in creating that awareness and also putting the right information to the public.
So with that, I'll begin today's presentation. As you know that we have been continuously working not only in terms of analyzing the information, also trying to use the information to guide our actions. हमारी सारी जो अप्रोच है साइंस बेस्ड, डेटा बेस्ड, टू एनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मोर साइंटिफिक इनपुट्स हैं, वी आर ऑलवेज ओपन टू रिसीविंग मोर साइंटिफिक इनपुट्स, ताकि हमारे एक्शंस को हम और रिफाइन कर सकें. So this presentation, the first component will be, I'll present some of the analysis that we did, then the key interventions that were taken in the last 3 or 4 years, and then based on this understanding, based on the results that we got because of certain actions, how do we plan to move ahead, not only for this winter, but also in the subsequent years. This is not a problem that can be solved overnight. So we will have to plan for today and also for the coming years. Next one. This is just to show you how did we progress. The slide presents air quality index category number of days. The green one is good, satisfactory and moderate categories put together. And then red one, poor, very poor and severe categories put together. आप देखेंगे 2016 से लगातार जो अच्छे दिनों की संख्या है AQI के, उनमें बढ़ोतरी हुई है और उसी अनुपात में जो पुअर, वेरी पुअर या सीवियर कैटेगरीज के दिन हैं वो कम हुए हैं. एंड दिस हैज़ बीन कंसिस्टेंट. Meteorology plays extremely important role, but then only because of meteorology, one can't expect, such kind of scenario. Next one. Similar thing in terms of concentration, PM10, PM2.5, which have been the major cause of concern. If you look at 16 and 19 data, there has been about 20% reduction in annual PM2.5 levels और PM10 में करीब 25% की कमी हुई है. और ये हमारे 2019 तक का डेटा है. 2020 में अभी लॉकडाउन की वजह से इम्प्रूवमेंट अलग हुआ है. So therefore I am only focusing on 16 to 19 time period. Next one. Looking at other NCR towns, दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में भी जो आसपास के हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, नोएडा, इनमें भी अमूनन स्थिति वही रही है. There has been improvement in number of good to moderate days, and then accordingly reduction in number of poor and severe air quality index days. Next one. As Chairman mentioned that there are multiple factors which influence air quality. Sources, जो emissions हैं, local sources will contribute. There could be regional transport also depending on, again, meteorology. And then third factor itself is also the meteorology. Ability of the atmosphere to disperse the pollutants. एक छोटी सी एनालिसिस यहाँ पे है जो सितंबर अक्टूबर के, as I said, we continuously look at the data to guide our actions. 2019 और 2020 में हमने सितंबर और अक्टूबर में देखा कि नंबर ऑफ, आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2020 के सितंबर अक्टूबर में PM10, PM2.5 के कॉन्सेंट्रेशन कहीं ज़्यादा थे बजाय 2019 के. जब इसकी एनालिसिस की तो ये देखा कि 2019 में नंबर ऑफ रेनी डेज वेर मोर. एक बार जब बारिश होती है और जब वाइड स्प्रेड बारिश होती है तो डस्ट सेटल होती है, रीजनल बैकग्राउंड लेवल्स कम हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट लंबे समय तक रहता है. तो नंबर ऑफ़ डेज़ हमारे 2019 में कहीं ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू 2020 सितंबर अक्टूबर में. आप देखेंगे 7 दिन थे 19 में और मात्र 3 दिन थे इस सितंबर अक्टूबर के दौरान. दूसरा जो पोल्यूशन
का जो डिस्पर्शन में मदद होती है विंड से होती है, और हवा चलती है तो जल्दी हम देखते हैं कि जैसे उसी तरह की एक्टिविटी के साथ में हमें मार्च में, अप्रैल में बेहतर एयर क्वालिटी मिलती है। तो हवा एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से डिस्पर्शन होता है। उसके साथ ही मिक्सिंग डेप्थ होती है। जब पोल्यूशन हमारा जब होता है तो एक तो हवा के साथ वो हॉरिजॉन्टल डिस्पर्शन होता है, एंड देन इट ऑल्सो गोज़ अप डिपेंडिंग ऑन, वो थोड़ा सा साइंटिफिक टेक्निकल है कि हमारा जो टेम्परेचर जिस तरह से एटमॉस्फेयर में हाइट के साथ साथ घटता है उसमें कुछ बदलाव होता है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन का ऊपर जाना या नहीं जाना निर्भर करता है। तो वो मिक्सिंग डेप्थ यदि जितनी ज़्यादा होगी उतना वॉल्यूम उसको मिल जाता है पोल्यूशन को डिस्पर्स होने का, और उस वजह से कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो ग्राउंड पे है वो कम हो जाता है। तो दोनों फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं, ज़्यादा मिक्सिंग हाइट और ज़्यादा हवा, ये दोनों हैं तो बहुत बेहतर है। एक भी इसमें से कम होता है तो थोड़ा फ़र्क होता है, और दोनों यदि कम हो जाते हैं जैसा कि विंटर में होता है दिल्ली लैंडलॉक्ड एरिया में। इन विंटर यू हैव एब्सोल्युटली नो विंड्स, completely calm conditions, and then mixing depth also, which normally is much higher, 1000-2000 मीटर्स तक रहती है, 3000 मीटर्स तक रहती है, वो घट के केवल 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर हो जाती है। सो पूरा का पूरा सप्रेस हो जाता है हमारा जो वॉल्यूम है जहाँ पे डिस्पर्शन हो सकता है। तो विंटर में दीज टू थिंग्स हैव एक्सट्रीमली एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ऑल द मिशंस दैट वी हैव। ये आप डेटा जी देखेंगे तो इन दोनों का जो जोड़, दोनों का गुणा जो होता है, दैट्स व्हाट इज़ वेंटिलेशन इंडेक्स। तो ये एक हमारा पैमाना होता है जिससे हमको लगता है कि वेदर कंडीशन इज़ फेवरेबल फॉर डिस्पर्शन और इट इज़ नॉट। आप देखेंगे अब 19 और 20 के डेटा यहाँ पे हैं। जो एवरेज हमारा वेंटिलेशन इंडेक्स 2019 में था वो 1850 था, और करीब 1300 के आसपास 2020 में। सिमिलरली आप यदि अक्टूबर में 14 अक्टूबर तक का जो डेटा है, इफ़ यू लुक एट 1626 एंड अराउंड 13 और 1400 इन 2020, तो हमने देखा कि सितंबर 19 जो हम डेटा को हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, हम नॉट वी नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि वाई इट इज सो, वी नीड टू एनालाइज द डेटा सो एज टू प्लान अवर एक्शंस ऑन ग्राउंड। तो ये हम देख रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में इस साल meteorological conditions were extremely unfavorable in comparison to the similar period in the last year. तो ये हमने एक एनालिसिस की। अगले चलिए। Now coming to the contribution, local sources, meteorology and also regional contribution. स्टबल का contribution है, we collected data from different concerned departments. IMD provides us a modeled data giving contribution of stubble burning emissions to Delhi air quality. ये जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है, जैसे मैंने बताया कि इसमें पहली चीज़ तो इमिशन से वहाँ पे कितनी बर्निंग हो रही है, दैट्स नंबर 1। कितने इमिशंस वहाँ जनरेट हो रहे हैं, कितनी बर्निंग हो रही है। उसके बाद में विंड डायरेक्शन, इफ़ इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, दैट मीन्स दिस इमिशंस वुड ट्रैवल टुवर्ड्स दिल्ली। यदि बर्निंग है और विंड डायरेक्शन इधर नहीं है, अपोजिट है, सो इम्पैक्ट मे नॉट बी फेल्ट इन दिल्ली एनसीआर। सिमिलरली जो विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड्स भी हम देखते हैं, तो वी डोंट हैव टू लुक एट ओनली ग्राउंड लेवल विंड स्पीड्स, वो लोकल डिस्पर्शन के लिए है। आप हाई एल्टीट्यूड पे जो है विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड अलग हो सकती है। सो वी लुक एट दैट विंड कि वेदर इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ब्रिंगिंग इन पोल्यूशन टू दिल्ली और एनसीआर और नॉट। उसके बाद लोकल यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स हैं डिस्पर्शन के, सो ऑल दीज फैक्टर्स वुड डिसाइड व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स। तो स्टेबल कंट्रीब्यूशन जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये आज 15 तारीख को 6% तक पहुँच गया था। लास्ट ईयर में आप देखेंगे अमूमन 35-40 दिन का कंट्रीब्यूशन इसका रहता है, और वो कंट्रीब्यूशन करीब 15 डेज हमारा जो है मोर देन 10%, रेस्ट ऑफ द टाइम जो है इट इज़ लेस देन 10%। सो डिपेंडिंग ऑन कि पराली कितना जला, कहाँ जला, विंड डायरेक्शन क्या थी, विंड स्पीड क्या थी, उसका कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस साल जो डेटा हमें मिले हैं स्टेट से, जो नॉन बासमती चावल की खेती होती है
वहाँ पे बिकॉज ऑफ सिलिका कंटेंट इसका यूज़ नहीं हो पाता, इसलिए ये, और दूसरी भी समस्याएं हैं जिसकी वजह से बर्निंग होती है, पराली जलती है। तो इस बार जो नॉन बासमती कल्टीवेशन जो हुआ है, जहाँ ये बुआई हुई थी, फसल हुई है, पंजाब में, हरियाणा में इस बार कम एरिया में ये फसल हुई है। आप देखेंगे करीब 23 लाख हेक्टेयर लास्ट ईयर था पंजाब में, इस बार करीब 20.7 लाख हेक्टेयर है। इसी तरह से हरियाणा में भी 6.5 लाख से करीब 4,30,000 के आसपास इस बार एरिया में कमी आई है। दिल्ली उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं है, लेकिन दिल्ली में ऑफ कोर्स केवल 700 हेक्टेयर में नॉन बासमती चावल लगाया जाता है। तो इस बार ऐसा लगता है कि जो प्रयास हुए हैं, एक तो एरिया कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बाकी प्रयास जो सरकारें कर रही हैं, एजेंसीज कर रही हैं, दैट इज द सेकेंड थिंग। और उसके साथ साथ इस बार हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये जल्दी शुरू हो गया है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग, आई मीन गॉड विलिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस टाइम द पीक कंट्रीब्यूशन ऑफ stubble may not coincide with the peak adverse meteorology in Delhi. तो इस बार हो सकता है शायद जल्दी हो जाए तो कुछ हमें इसका कंट्रीब्यूशन कम देखने को मिले। बट ये सारे के सारे, जैसे मैंने कहा कि मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स पे इफेक्ट करता के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस समय सिचुएशन कैसी मीटरोलॉजी की रहती है, उसका इम्पैक्ट का कंट्रीब्यूशन कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वन, ये हम देखते हैं कि आई मीन यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस, you know, some of the journalists, you know, who discuss with me, I find them, you know, much more technically, knowledgeable. They discuss, too much technical. Sometimes I also wonder, I do not know that much, and these people have picked up, from so many different sources, and then are, sort of almost become technical. तो ये से देख रहे हैं हम, जो हमारा इंडो गंजेटिक प्लेन है या नदन जो एरिया है, जहाँ पे मेट्रोलॉजी है, लूज सॉइल है, तो ये सारे फैक्टर्स, ड्राइनेस है, वो सारे फैक्टर्स की वजह से, और विंटर में जो मॉइस्चर की वजह से कैप्चर हो जाता है, सारी वजह से वो देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे देखेंगे सदर्न साइड में, इवन टुडे, ये कल का पिक्चर है, आज भी आप देखेंगे तो अपर पार्ट जो है यू विल फाइंड हाईली पोल्यूटिंग, और लोअर पार्ट जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पे गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मोस्टली गुड, यू सी डार्क ग्रीन कलर, दैट मीन्स हम वी आर एबल टू मीट द स्टैंडर्ड्स इन दोज पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट वन, now coming to, and then we'll continue to analyze the data the way I presented. We always look for more and more scientific inputs, more and more in-depth analysis coming from different researchers, doing our own analysis to guide our actions. ये जो कुछ की interventions मैंने लिस्ट किए हैं यहाँ पे, we have been closely monitoring throughout the year. It's not that it's only in the winter. हमने मार्च में भी, उसके बाद जून जुलाई में एजेंसीज के साथ मीटिंग्स की, रिव्यू किया। फिर अगस्त सितंबर में भी वी वर इन टच विद द एजेंसीज, वी रोट टू एजेंसीज टू प्रिपेयर विंटर एक्शन प्लान, टू बी रेडी विद देयर फील्ड डिप्लॉयमेंट प्लान्स, टू क्लीन अप, टू टेक ए स्पेशल ड्राइव टू क्लीन अप द वेस्ट. So we have been continuously engaged with all these agencies. And then, as I said, during winter, we have been sending our teams. These are our scientists who do the normal duties. In addition, they also go to the field. Idea is, winter being critical, everyone has to be alert, everyone has to contribute in whatever way one can. So therefore, we try and provide direct feedback from the ground through these teams to the agencies. Monitoring capacity हमारी बढ़ रही है लगातार. Now we have total 142 monitoring stations. पिछले साल के मुकाबले में 29 ज़्यादा हैं. Many industries move towards natural gas. करीब 2600 industries are now on natural gas, जिसमें 230 के आसपास की इंडस्ट्रीज जो है लास्ट 1 year में शिफ्ट हुई हैं. Now one of the important factor also is ऑर्गेनिक एरोसोल्स. अब हम लोग जैसे जैसे एनालिसिस होती है, डेटा मिलता है, CPCB डायरेक्टेड पेट्रोल पंप्स टू इंस्टॉल वेपर रिकवरी सिस्टम्स. और पिछले दिनों में दिल्ली NCR में 3600 पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे उन्होंने वेपर रिकवरी सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं. सो दैट ऑल्सो हैज़ ब्रॉट इन द पोल्यूशन लेवल्स.
Coming to thermal power plants, 6 units और 2 पावर प्लांट्स. एक तो बदरपुर आप जानते हैं पहले बंद हो चुका था, पानीपत की एक यूनिट बंद हो चुकी है. उसके अलावा 6 यूनिट्स जिसकी कैपेसिटी इज मोर देन 2000 मेगावाट, they have already installed FGD systems. Next one. These are some of the earlier actions taken which have substantially helped us. Introduction of BS6, not only in Delhi NCR but the entire country. Why I'm emphasizing on entire country? Because when you have BS6 compliant fuel all across, when starting April 1st, you have BS6 compliant vehicles all across. That means overall reduction at the national level in the years to come will also happen. And this essentially will bring in the background levels also in the entire country, also affecting Delhi NCR region. Express peripheral ways, around 60,000 vehicles which were not destined to Delhi. Now, because of their diversion, things have improved. Anti-smog guns, a technical committee suggested that certain measures, technological measures, which also included deploying anti-smog guns in larger construction projects, and the information from states confirmed that so far more than 120 such projects have already installed anti-smog guns. CPCB, looking at the data, जो हमारा मॉनिटरिंग नेटवर्क का जो डेटा है, we are able to pinpoint, we are able to identify that there are certain areas. I mean, you are also familiar with that. Anand Vihar, DTU, these are the areas where you find pollution levels higher than the average or higher than the other parts of Delhi NCR. So we identified certain hot spots, wrote to concerned states that these are the hot spots, and please make hot spot specific plans. While all the actions at the city level would continue, should continue, इन हॉट स्पॉट्स में फोकस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, माइक्रो लेवल प्लान बनाने की ज़रूरत है. तो ये प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ. नेक्स्ट वन. एंड हियर दिस इज सम एनालिसिस ऑफ सम ऑफ द हॉट स्पॉट्स. द अपर पोर्शन of the slide compares PM 2.5 and PM 10. In the January, I have picked up one winter month, in the January 29 and January 2020. And you would observe that there was substantial improvement in these hot spots in reduction of PM 2.5 and also in PM 10. In February, the situation was different. Except for 1 or 2 or 3, rest of the places, similar reduction was not observed. Now, as there are multiple factors, one of the reasons could be that during winter, of course, there were more focused actions, and probably as one moves towards, one comes out of the winter situation, हमारे टीम्स भी लास्ट ईयर 15 तक थी, तो जो ग्राउंड फीडबैक था वो शायद कम हुआ, एक्शंस में कमी हुई, तो फरवरी में आपको कम मिलता है. Therefore, this year we decided, looking at this kind of plot, that we must continue with our efforts, from CPCB till February end. We also directed all the states to deploy similar teams much earlier. We said everyone will have to be on ground, because this winter, long-term measures takes time, long-term measures are underway, but dealing with the winter essentially means that there has to be enforcement. We will have to curtail emissions then and there itself as quickly as we can. और उसके लिए सभी को सहयोग करने की ज़रूरत है, हर एजेंसी को काम करने की ज़रूरत है. I also request through media, the people have been providing information through our Sameer app about the polluting activities. So would through media also appeal to the people not only to give us feedback, to give the agencies feedback about polluting activities, but also try and minimize emissions at their level. जहाँ पे ज़रूरत ना हो व्हीकल यूज़ करने की ना करें,
during lockdown, most of us have started working from home. So wherever it is possible, see CPCB task force also, as you are aware, last 2-3 years has been providing vital inputs, advices for actions to deal with critical situation in winter. So this year also task force will continue to do that. Last year, we made an appeal to the people to minimize their commute and then try and work more and more from home. तो इस बार भी यदि हम, चूँकि लॉकडाउन में तो हमने देख भी लिया है, कई जगह तैयारी भी हो चुकी कैसे घर से काम करना है, तो यदि लोग भी इसमें और सहयोग करें, पोल्यूशन कम करने में, एक्टिविटी को रिपोर्ट करने में, और घर से जहाँ तक संभव हो काम कर सकें, सो दैट विल बी हेल्पफुल टू every one of us. Next one. Now coming to what we intend to do, while we'll continue some of the tasks that we had been doing earlier, at the same time, what new probably we can contribute or we can do that. As I said, field inspections will continue, and this year we have, in fact today, around 25 teams have been deputed specifically to hotspot areas. तो वो हमारे हॉट स्पॉट में भी इंस्पेक्शंस हैं. दिस ईयर, लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड कवर्ड सम पार्ट ऑफ NCR, बट एज यू आर अवेयर इट वॉज रिपोर्टेड अर्लियर. दिस ईयर इन एडिशन टू दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के भी जो हॉट स्पॉट एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ भी टीम्स आएंगी. अनदर इम्पॉर्टेंट एक्शन और स्टेप दैट वी हैव टेकन, वी हैव आस्क्ड ऑल द स्टेट्स, स्टेट बोर्ड्स particularly, to get undertaking affidavit from industries and construction agencies, large construction agencies. We also have given a defined format to the state pollution control boards as to what would be this undertaking. Essentially, asking industries to take the responsibility to run and operate their pollution control systems adequately, meet environmental norms all the time, meet consented conditions, do not use any unauthorized fuel. So this is all similarly for construction activities. Take all pollution prevention measures, water sprinkling, anti-smog guns, covering the material. तो उस तरह का undertaking देने से what it does is, A, it creates awareness among them, and B, having given an affidavit, also put some sort of pressure on them to comply with the regulatory norms. तो ये हमने एक सजेशन किया है. दूसरा, हमने स्टेट बोर्ड्स को और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनको हॉट स्पॉट मैनेजमेंट के लिए, स्पेशल ड्राइव के लिए कहा था. ये सब मैं आपको बताया, जैसे दिस ऑल वी हैड डन अर्लियर, और देन विल कंटिन्यू टू engage with them and then try and persuade them to do this effectively. Next one. CPCB has a mobile monitoring unit, and we also will be deploying this mobile unit. This was built last year. We renewed it last year. So we also will deploy this mobile monitoring unit to different hotspots to try and capture some of the data from there, not only to get the data, but also to analyze as to where actions have been taken on those hotspots that gets reflected through this data. So that's what we'll do. Last year we shared with you about this cluster approach, wherein we look at PM 2.5, PM 10 ratios, essentially to identify कि ये सोर्स कहाँ से है. जो फाइनल फ्रैक्शंस हैं PM 2.5 का, जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये कंबशन सोर्सेज से आता है, व्हीकल से आता है, बर्निंग से आता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में हो, ओपन बर्निंग हो, बायोमास बर्निंग हो. और जो कोर्सर फ्रैक्शन होता है PM 2.5 से PM 10 के बीच का, और उसमें डस्ट जनरेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज़ हों, रोड डस्ट हों, वो उस तरह की चीज़ आती है. तो हम ये डेटा को एनालाइज करते हैं, और जहाँ लगता है कि ये PM 2.5, मे बी यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट, इस तरह से हमने बनाया हुआ है. ये 4 कोऑर्डिनेट हैं. नौ 4 कोऑर्डिनेट में आपको जो ऊपर ग्रीन वाला जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है, इसमें PM 10 के लेवल्स भी कम हैं, और PM 2.5 और PM 10 का अनुपात भी कम है. दैट मीन्स दिस इज रिलेटिवली क्लीनर. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज परफेक्ट और विद इन द नॉर्म्स. रिलेटिवली क्लीनर एरिया, एंड द प्रॉब्लम इज मोर ऑफ डस्ट. नीचे येलो वाले में आप आएंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
अगेन लेवल्स आर लो, जैसे इस प्लॉट में दिखाया 250 माइक्रोग्राम से कम के लेवल्स हैं, लेकिन यहाँ पर PM 2.5 जो ज़्यादा है, मतलब यदि इस एरिया में हमें काम करना है तो इस एरिया में हमारा फोकस बर्निंग, व्हीकल कंजेशन, उस तरह के सोर्सेज पे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो वो एजेंसीज जो है अकॉर्डिंगली दे कैन डिसाइड कि मुझे किस एजेंसी के अंतर्गत कौन सा सोर्स आता है, उसको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। एंड सिमिलरली राइट साइड द लेवल्स आर हाई, अपर पोर्शन में यहाँ पे PM 2.5 डस्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, और जो क्रिटिकल कोऑर्डिनेट लास्ट वाला है, अभी चूँकि अक्टूबर का डेटा अभी तक हम सीरियस कंडीशन में पहुँचे नहीं हैं, सीवियर में नहीं है, और वहाँ पे भी फिलहाल एक भी एरिया नहीं है, बट देन व्हेन द मेट्रोलॉजी गेट्स एडवर्स्ड वी माइट हैव सर्टन एरियाज वेयर इन द लेवल्स कुड बी क्रिटिकल, और उसमें PM 2.5 का चूँकि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यानी हमें वहाँ पे बर्निंग वाले सोर्सेज को डील करने की ज़रूरत है। कैन यू कमेंट? थैंक यू। We did some inspection in September. Again, as I was saying that we have been continuously working, throughout the year. Even in September, we had issued, we got engaged with them in June, July, issued directions, issued communications, and then September, we again deployed our teams to find out what is happening on grounds, so as to provide feedback to the agencies. So we got some information, and there were activities reported which were transferred to concerned agencies for action. So that also sort of sensitized the others concerned. कंटिन्यूस मीटिंग्स जैसे मैंने आपको बताया हम लोग करते हैं। स्टेट्स को IEC एक्टिविटीज़ जो है, सी लार्जर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन आवर फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन, सो दैट वी नीड टू डू। और वी ऑल्सो हैव ड्रॉन अ कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें हम लोग जो है लगातार एजेंसीज के साथ संपर्क में रहेंगे। विल ऑर्गेनाइज रिव्यू मीटिंग्स, कैन यू जस्ट गो बैक? विल ऑर्गेनाइज रिव्यू मीटिंग्स, सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक, एजेंसी स्पेसिफिक फोकस डिस्कशन, जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में है, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में है, जो समीर ऐप या सोशल मीडिया पे जो कंप्लेंट्स हैं उसके रिड्रेसल के बारे में है। ये हम कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन एजेंसीज को प्रोवाइड करते हैं कि समीर में या सोशल मीडिया में इतनी कंप्लेंट्स आई हैं एंड सो मेनी आर पेंडिंग विथ यू। और जैसा सर ने बताया, दिस ईयर वी ऑल्सो इंटेंड टू अपग्रेड द सिस्टम, एंड इफ़ द कंप्लेंट डजंट गेट रिजॉल्व इन द गिवन टाइम, वो ऑटोमेटिकली जो है हायर लेवल्स पे जाएगी, सो दैट हायर लेवल का जो मॉनिटरिंग है वो भी थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह की हम जो है अलग अलग एजेंसीज़ के साथ में विल, नेक्स्ट वन, ये हमने अपना कैलेंडर ड्रॉ किया हुआ है अक्टूबर से फरवरी का। सो विल बी कंटिन्यूसली engage with the agencies, review the situation, try and advise them, try to get the feedback from them, so that our winter actions are much more focused, guided based on the data, based on the scientific inputs. Come back. This is something that will happen in the years to come. Source apportionment, as you are aware, Delhi में पहले 3 स्टडीज हो चुकी हैं। We had some information which guided our actions. अभी हमने एक रियल टाइम, पिछले साल से हमारा एक रिसर्च चल रहा है अलॉन्ग विद IIT कानपुर। इसमें मेजरमेंट इज कंटिन्यूस, मिनट टू मिनट कंटिन्यूस मेजरमेंट्स हैं 3 स्टेशंस पे, और बेस्ड ऑन केमिकल एनालिसिस ये मेजरमेंट जो है, ये केमिकल स्पीशीज जो उसके कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं आपके पार्टिकल्स के, चाहे वो कार्बन है, सिलिका है, डस्ट है, वो सारे जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी भी लगातार ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से होते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग को सोर्स कंट्रीब्यूशन कहाँ का कितना है वो मिल जाता है। तो दिस इज़ द वर्क इन प्रोग्रेस, अभी रिसर्च चल रही है। और इसमें एक चीज़ दिख रहे हैं हम कि विंटर सीजन में बायोमास का कंट्रीब्यूशन काफ़ी हो जाता है। और दूसरा जो है अगेन जो हम देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक एरोसोल्स आते हैं, कुछ होते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में आप लोग जानते हैं कि रिएक्शन से बनते हैं, कुछ डायरेक्ट इमिशंस होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर से बन रहे हैं, बने कहीं और ट्रैवल होकर यहाँ पे आते हैं। तो उस तरीके की रिसर्च जब ये कंप्लीट स्टडी हो जाएगी तो मुझे लगता है इससे भी हमें अपने एक्शंस को और रिफाइन करने में मदद मिलेगी। एक एयरशेड के भी हम लोग काम कर रहे हैं, ये भी अभी हमारा नेक्स्ट ईयर के पहले फाइनल स्टेज में है। वी आर ट्राइंग टू बी श्योर अबाउट दिस। इसमें ये होगा कि दिल्ली NCR में किस एरिया में किस सीज़न में इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, किस एरियाज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कहाँ पे फोकस्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमारे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से
this airshed based approach, hopefully in the next year, we'll be able to take more focused action based on this approach. ये कंट्रोल रिडर्सल मैकेनिज्म का जैसे सर ने बताया कि हम लोग इसको सिस्टम को रिवाइज इम्प्रूव कर रहे हैं इन नेक्स्ट फ्यू डेज आई थिंक इट शुड बी पॉसिबल टू डू दैट. तो उसमें ये होगा कि जैसे ही होगा अलग अलग लेवल पे मॉनिटरिंग होगी सो दैट रिड्रेसल ऑल्सो विल सब्सटेंशियली इम्प्रूव हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग डाउन द पोल्यूशन लेवल्स. सो ये एक छोटा सा हम टेक्निकल डिस्कशन चाहते थे कि आप लोगों के साथ शेयर करें और लोगों का हमको सहयोग मिलते रहे, फीडबैक मिलता रहे हमेशा. और एजेंसीज़ के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं सभी के साथ. तो हर एजेंसी जिसको कंट्रोल करना है, हमारे साथ स्टेट की एजेंसीज़ हैं और साथ में पब्लिक का सहयोग और मीडिया टू गिव अस राइट फीडबैक एंड देन ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पीपल टू इंश्योर देयर लार्जर पार्टिसिपेशन. हमारा जो मीडिया कॉर्नर है उस मीडिया कॉर्नर में हम लोग लगातार इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहेंगे ताकि आप लोगों को करेक्ट पिक्चर मिलता रहे और वो आप लोगों तक पहुंचा सकें. सो आई थिंक विद दैट आई विल क्लोज सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Dr. Prashant. Thank you very much. It was really a very informative but very technical too, which we had initially announced that it will be technical briefing to the media. My colleague 5050. So this is Milan from India Today. You've given a very lucid presentation on all the factors that contribute to pollution. Right now we're looking at a very poor AQI in Delhi itself. So could you please elaborate what is causing this pollution in Delhi right now? Is it internal sources? Because according to your own website at Suffer, it's saying that till now there's only 6% contribution of stubble burning to the pollution in Delhi. So what is contributing, internal sources or external? You might have seen in that presentation yesterday, 6% contribution was from stubble burning. So that is the share. And it varies. That information we get from the from IMD through that Suffer portal. So right now, yesterday it was 6%, but it varies depending on the meteorology and other factors. Plus, depending on the number of active fire events. 34. रिकॉर्ड कर लेना. सर मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से. मेरा सवाल ये है कि स्टेबल बर्निंग को रोकने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे. खासतौर पे स्टेबल को खरीदने और उसको इस्तेमाल करने की भी बात की गई थी सरकार के द्वारा. इस बार क्या लग रहा है, और पिछले सालों के मुकाबले 2 साल पहले हम भी वहाँ पे फील्ड पे गए थे, वहाँ पे हमने काफ़ी कवरेज किया था. तो इस बार कितना आपको कम लग रहा है कि कितना कम होगा, क्या कम होगा या नहीं होगा? और दूसरा ये कि जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं अपने खेत को काटने के लिए जो मशीनें चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, नहीं कराई जा रही हैं, और दिल्ली में कितना फ़र्क आएगा इस बार देखने को? देखिए, आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा, मैं ज़्यादा तो किसानों को मशीनें वगैरह तो आपको पता है कि पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में, चाहे किसान हो चाहे जो CHCs हैं, कस्टमाइज हायरिंग सेंटर्स, तो उन सब में प्रोवाइड की गई हैं. और जहाँ तक इंसिडेंसेस ऑफ स्टबल बर्निंग का सवाल है, अभी आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि एरिया, ये हमारी जो प्रॉब्लम है नॉन बासमती राइस है. तो नॉन बासमती राइस का अगर एरिया देखेंगे इट इज़ स्लाइटली लेस देन लास्ट ईयर. जैसे पंजाब में पिछली बार लगभग 22.9 लाख हेक्टेयर्स था, उससे घट के ये लगभग 20 लाख 20 लाख के करीब है. और इसी तरह से हरियाणा में भी थोड़ा कम हुआ है. तो उससे हमें उम्मीद है कि इस बार जो ओवरऑल इंसिडेंसेस कम होने की उम्मीद है, ये हम उम्मीद रखते हैं. रही बात करस्पॉन्डिंग पीरियड की, अगर डे टू डे कंपेयर करें लास्ट ईयर को इस साल लास्ट ईयर को और इस साल को, तो राइट नाउ वी हैव मोर नंबर ऑफ एक्टिव फायर इवेंट्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर एट द सेम टाइम. उसका रीज़न ये है कि इस बार हार्वेस्ट थोड़ी पहले शुरू हुई है. तो ओवरऑल बट एंड में देखेंगे तो शायद इस साल पिछले साल की अपेक्षा कम रहे. इसमें मैं एक बात बताना भी चाहूँगा. कल मेरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हरियाणा से बात हो रही थी, तो उनसे जब मैं आंकड़े मांग रहा था, इनकी रिक्वेस्ट की थी, तो वहाँ से मेरे एक आया कि वहाँ आपने सुना होगा कि मेरा पानी मेरी विरासत, एक स्कीम जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है
कि अगर पेडी से नॉन पेडी क्रॉप में स्विच ओवर करते हैं तो पर एकड़ वो 7,000 रुपये अनुदान देते हैं। तो उस स्कीम के चलते वहाँ लगभग 1 लाख एकड़ स्विच ओवर हुआ है एरिया। तो इसी तरह से सभी जगह राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर इस पे काम कर रही है। उम्मीद है इस साल पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी कम रहने की उम्मीद है। आने वाले भविष्य में और भी, जैसे बायो डिकम्पोजिशन आपने सुना होगा, उसका भी जो पूसा के थ्रू एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उस पर इस बार एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि इन सिटू उसको वहीं उसका फर्टिलाइज़र बनाया जाए। तो और कम से कम समय में, क्योंकि फार्मर्स के लिए एक ज़रूरी है कि थोड़ा समय, टाइम भी एक बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में। तो उन सब पे काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जैसे बायो CNG पे काम कर रही है। तो इस पे बहुत सारे काम चल रहे हैं। आने वाले समय में इसमें आने की उम्मीद है। 60. सौरभ शुक्ला फ्रॉम NDTV। जैसे कि आपने बताया कि कल से 50 टीमें फील्ड इंस्पेक्शन पर हैं और 28 फरवरी तक रहेंगी। पिछले साल भी ये टीम्स थी सर, तो आपके पास कोई डेटा है कि पिछले साल कितने कन्विक्शंस हुए, कितने लोगों पर फाइन लगाए गए, या फिर क्या एक्शंस हुए हैं उन लोगों पर? और दूसरा सवाल सर ये है कि जो दिल्ली के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन ने, उन्होंने लेटर लिखा था पावर मिनिस्ट्री को कि जो 13 थर्मल प्लांट्स हैं उनको ये बंद किया जाए। क्या उस पर CPC भी बोल रहा है पावर मिनिस्ट्री को बंद करने के लिए? सर ये 2 सवाल हैं। रही बात टीम्स की, बताएं। जो टीम्स का, हमारी जो टीम्स है तो इंस्टेंटली, जैसे आज जो टीम्स गई है वो स्पोर्ट्स हैं, दे टेक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द सफ़र पोर्टल। अगर आप चाहें तो सफ़र पोर्टल की डिटेल्स हम आपको बता सकते हैं। रही बात थर्मल पावर प्लांट्स की, तो NCR में अभी टोटल 15 यूनिट्स एक्टिव थी, उनमें से 1 यूनिट तो ऑलरेडी बंद कर दी गई हैं। पहले आपको पता होगा 2018 में ऑलरेडी बदरपुर हो चुका है बंद, और पानीपत की 1 यूनिट अभी हाल ही में बंद कर दी, बची 14 यूनिट। तो हमने उनको डायरेक्शन दी गई है कि आप FGD, उसमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की फैसिलिटी लगानी है। तो इन बची हुई 14 यूनिट में से 6 यूनिट में ऑलरेडी FGD इंस्टॉल हो चुका है, और उनकी मेगावाट के हिसाब से अगर कैपेसिटी देखें तो इन 14 यूनिट्स की टोटल कैपेसिटी है 5,350 मेगावाट। और 5,350 मेगावाट में से इन 6 यूनिट की, जो महात्मा गांधी TPS है झज्जर में, NTPC का हरियाणा का, और दूसरा NTPC का जो दादरी में है, इनमें 6 यूनिट में 2,160 मेगावाट उनकी टोटल कैपेसिटी है। लगभग दैट इज़ अराउंड 40.5% में ऑलरेडी FGD लग चुका है। और 5 यूनिट में NTPC की दादरी में 2 यूनिट और NTPC की झज्जर में, जो अरावली PCPL है झज्जर में, उसमें 3 यूनिट। इन 5 यूनिट पे काम चल रहा है और उनकी कैपेसिटी है लगभग 2,480 मेगावाट, यानी कि 46.5%। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 40-41% पे तो FGD लग चुका, 46-47% पर FGD पे काम चल रहा है। तो बची हुई सिर्फ 13% ऐसे हैं NCR में 3 यूनिट पानीपत, इसमें पानीपत TPS हरियाणा की, जिन पर अभी काम होना बाकी है। तो इसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं, ऑलरेडी हम इनको डायरेक्शन दे चुके हैं। 252. दूसरा जो टीम्स का जो डेटा है ना, वी हैव दैट डेटा, वी हैव एनालाइज एज टू व्हाट आर द सोर्सेज दैट आर कंट्रीब्यूटिंग, कितनी एक्शंस CND वेस्ट की हैं, कितनी बर्निंग की इंसिडेंसेस हैं, एंड देन स्टेट्स हैव डन लॉट ऑफ एक्शंस ऑन ग्राउंड इंक्लूडिंग लीविंग फाइन्स एटसेट्रा। सर मैं शिवम हूँ इंडियन एक्सप्रेस से। आपने गार्गव सर आपने बताया कि जो पीक कंट्रीब्यूशन होगा स्टबल बर्निंग का, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट माइट नॉट कोइंसाइड विद एडवर्स विंटर कंडीशंस, तो कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? एंड अनदर क्वेश्चन, आप हम लोग पोल्यूशन का बात करते हैं तो PM 2.5 PM 10 ज़्यादा फोकस में रहता है, बट सेवरल स्टडीज़, मोस्ट रिसेंटली IIT दिल्ली का एक स्टडी हुआ है जिसने बताया कि PM 2.5 के जो लोअर पार्टिकल्स होते हैं, PM1 एंड अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, और उनका कुछ मेजरमेंट का वी डोंट हैव एनी मेथड और स्टैंडर्ड। नहीं, इसमें जो आपका पहला जो क्वेश्चन था अबाउट सर अबाउट दिस स्टबल कंट्रीब्यूशन, सी एज आई सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो देयर इज लेस एरिया अंडर कल्टीवेशन फॉर नॉन बासमती क्रॉप, वो एक रीज़न है। दूसरा ये है कि इस बार जो जैसे हार्वेस्ट सीजन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में बर्निंग पहले स्टार्ट हो गई हैं और अभी बर्निंग ज़्यादा है। मोस्टली हमारी जो क्रिटिकल सिचुएशन आती है
जब वो नवंबर सेकेंड वीक या थर्ड वीक के आसपास, उस समय में क्या होता है कि लोकल सोर्सेज मेट्रोलॉजी भी और एडवर्स होती चली जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा। तो हमको लग रहा है कि शायद थोड़ा सा पहले शिफ्ट हो जाए, अदरवाइज इसके पहले वो एक साथ कोइंसाइड करता था। सो वो उसी उम्मीद पे हम कह रहे हैं कि शायद इस बार इन 2 वजह से कम हो जाए, बट देन डिपेंड्स ऑन मेट्रोलॉजी और उस समय क्या सिचुएशन रहती है। और दूसरा जहाँ तक सवाल है, स्टैंडर्ड्स हमारे PM 2.5 PM 10 के हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमारे हैं, देन WHO ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द फैक्ट कि जो स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस है या जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लोकल कंडीशंस जो हैं नेशंस अपने हिसाब से, अपने सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अपने टेक्नोलॉजिकल लेवल्स के हिसाब से फेस कर सकते हैं। सबके अपने अपने इम्यून सिस्टम डिफरेंट होते हैं, रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं। तो अभी PM 2.5 PM 10 के स्टैंडर्ड्स हैं। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा साइंस की भी ज़रूरत नहीं कि जितना जितना फाइन पार्टिकल्स होगा PM1, देयर इज़ ऑल्सो डिस्कशन कि इट इज़ नॉट जस्ट द मास, इट इज़ पार्टिकल नंबर्स। यदि जी मान लीजिए 2 ग्राम भी है और 2 ग्राम में 10 पार्टिकल हैं और 2 ग्राम में जी 10,000 पार्टिकल हैं, तो 10,000 पार्टिकल भी या 1 ग्राम में 10,000 पार्टिकल हैं, दैट विल मोर हार्मफुल। एंड देन ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ दैट पार्टिकल। सो ये सब इस तरह के एविडेंसेस हैं, एंड देन दीज आर ऑल वर्क फॉर द फ्यूचर। अभी तो वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज़ द करंट प्रॉब्लम। 178. Hi, sir. I am Agraj Pratap from UNI. My question was regarding the hotspots that you've identified across the national capital. ये जो hotspots हैं, इन सब में कौन सा ऐसा common reason है जो सबसे ज़्यादा dominant है pollution में contribute करने के लिए? दूसरा सर, क्या आने वाले टाइम में आप सिटी के लिए कुछ स्पेसिफिक जोन्स भी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्हीकल्स का ही आना जाना अलाउड होगा, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? और पिछले कुछ सालों में ऐसे कौन से प्रमुख रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से दिल्ली में इस सीज़न में बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो कि सांस लेना है? क्योंकि काफ़ी साल पहले भी स्टबल बर्निंग और ये सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन तब ये लोगों को महसूस नहीं होता था। अब ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। सर, ये जो हॉट स्पॉट्स के जो कॉमन सोर्सेज जो हैं, जो फीडबैक हमारी टीम से हमें मिला है, मोस्टली ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। एक तो प्रॉब्लम वहाँ पे रोड डस्ट की है, अनपेव्ड रोड डस्ट। और दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम देखा गया है इन हॉट स्पॉट्स में, वो देखा गया है वेस्ट डंपिंग एंड बर्निंग। तो वेस्ट डंपिंग, बर्निंग, रोड डस्ट, एंड देन मे बी डिपेंडिंग ऑन इफ इट इज़ एन इंडस्ट्रियल एरिया देयर कुड बी सम इंडस्ट्री समटाइम्स। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। दूसरा, जहाँ तक आप कह रहे हैं जोनिंग इन द सिटी टू डील विथ व्हीकल पोल्यूशन और लिमिटिंग व्हीकलर मूवमेंट, इसमें 2 इनपुट ये हैं कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑलरेडी कंजेस्टेड एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उसमें वो काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब हम देख रहे हैं कि स्टबल का कंट्रीब्यूशन यहाँ तक आता है, तो किसी 2 किलोमीटर 4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जब हम व्हीकल कम कर देंगे या लिमिट कर देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। लोकलाइज कुछ कम हो सकता है, लेकिन वो पूरे शहर में कम हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी शहरों में जो बाकी जगह में जब व्हीकल्स रहेंगे तो कंट्रीब्यूशन हर जगह हो जाता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो फोकस्ड एक्शन ट्रैफिक हॉट स्पॉट्स पे जो लेने की ज़रूरत है टू ईज आउट कंजेशन, वो मेरे ख्याल ज़्यादा कारगर होना चाहिए। In fact, I would like to supplement, always our focus when we interact with the transport and traffic agencies, our focus is on management of the traffic rather than stagnation at one place. It should keep on moving. So because वो stationary होता है तो then lot of emission and other things. So our focus is on free flow of the traffic and उसके लिए जो भी measures उनको लेने हैं that they are. 262. सर, मैं संजय कुशवाहा हूँ हिंदुस्तान अखबार से। मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो पराली का जो धुआं होता है उसी के साथ साथ दिवाली का जो समय होता है उसी के आसपास ही होता है। तो फायर क्रैकर्स पे बैन करने का पिछले साल भी आप लोगों ने एक प्रयास किया था, उससे पहले भी किया था, लेकिन वो बैन उस तरीके से लग नहीं पाया था। जब वो पटाखे जब बजने शुरू हुए थे तो पूरी जो हवा है वो दिल्ली की पूरी एकदम ख़राब हो गई थी। तो इस बार क्या हम पहले से कोई इस तरीके का कोई प्रयास करेंगे कि जो पिछले साल हुआ था वो इस बार ना हो पाए?
नहीं, ये जो है मैटर जैसे आपको पता है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में मैटर है। वहाँ पे चूँकि ये डिस्कशन चल रहा है, इसलिए उसमें कमेंट करना। लेकिन पिछले साल जो नीरी ने ग्रीन क्रैकर जो लेके आए थे, जो करीब 30% रिड्यूस इमिशंस करते हैं, तो वो ग्रीन क्रैकर की बात है। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि मामला विचाराधीन है, तो उसमें बैन करना। लेकिन पिछली बार चूँकि माननीय न्यायालय का आदेश था, तो उस पर फिर सख्ती से स्टेट्स को कहा गया था कार्रवाई करने के लिए। 15। सर मैं अजीत हूँ यूनिवार्ता से। सर एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के अलावा और किन किन शहरों पर इस बार फोकस है, कहाँ कहाँ पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है इस समय। और दूसरा ये कि जो आपने कहा कि 6% पराली का कल रहा था, तो क्या ये बता सकते हैं कि व्हीकुलर एमिशन कितना रहा था कल, रोड डस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा था, कंस्ट्रक्शन डस्ट का कितना रहा था। और एक सवाल और सर कि क्या आई थिंक देखिए, दिस ब्रीफिंग इज ऑन दिल्ली एनसीआर। आप पहले दिल्ली एनसीआर से बाहर गए, फिर और जो है जस्ट गिव द अपॉर्चुनिटी टू अदर्स, प्लीज बी स्पेसिफिक फॉर द टुडेज ब्रीफिंग। सर दिल्ली एनसीआर का भी सवाल था, कल का जो डाटा है वो दिल्ली एनसीआर से ही रिलेटेड है। और क्या इस बार ऑड इवन की भी कुछ चांसेज हैं दिल्ली में? मैं पहले बता दूं, दिल्ली का आप एड्रेस कर देंगे। रही बात जो आपने दूसरे शहरों की आप बात कर रहे थे, सो वी हैव आइडेंटिफाइड 122 सिटीज़ इन द कंट्री। एंड आपको क्या पता होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इसका एक आह्वान भी किया है कि इस पे हम सस्टेन्ड फोकस देंगे एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। तो नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम जो चल रहा था, उसको हमने मिशन मोड में, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उस पर काम कर रही है। इनके एक्शन प्लान बन चुके हैं और उस पर अलग से कार्रवाई हो रही है। एनसीआर सोर्स अपोर्शन के बारे में ये जो सोर्स अपोर्शनमेंट है, सोर्स अपोर्शनमेंट जो स्टडीज़ हम करते हैं, बेसिकली हमें एक्शंस के गाइडेंस के लिए होती है। जैसे मैंने बताया कि रियल टाइम मेजरमेंट्स का भी रिसर्च जो चल रहा है, वो अभी दैट इज़ समथिंग विच इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। दूसरा क्या होता है कि ये जो एक्शंस हमारे ग्राउंड पे हैं, वो डेली बेसिस पे जो कंट्रीब्यूशन है, आज जैसे मान लीजिए मुझे ये हो भी जाता है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि आज कंट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है, पर दैट इज़ हैपन नाउ, नो टुमारो इट माइट बी डिफरेंट। तो हमें ब्रॉडली जो है डिफरेंट सीजन्स में या मंथ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होता है टू प्लान आवर एक्शंस। तो डे टू डे का ना तो अभी हमारे पास संभव है, और उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा पॉलिसी इंटरवेंशंस हो पाएंगे, और उसकी शायद ज़रूरत भी ना हो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 61। सर दिल्ली सरकार का ये जो कदम है कि रेड लाइट पे सिग्नल पे गाड़ियां रुकेंगी और उससे प्रदूषण में कमी आएगी, तो क्या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से ऐसी कोई स्टडी की गई है या पहले कुछ आकलन या अनुमान लगाया गया है कि सिग्नल पर गाड़ी रुकने से क्या प्रदूषण पर काबू पाने में कोई मदद मिलती है? नहीं, देखिए, इसमें कोई डिटेल स्पेसिफिक स्टडीज अभी मैं कोट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यदि हमें इंजन चालू रहता है, चलता नहीं है आइडलिंग कंडीशन में, तो इमिशंस होते हैं। और जब इसीलिए आपने देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो क्लॉक्स लगी हुई थी, वो इसेंशियली इसीलिए लगी हुई थी कि लोग इंजन बंद कर सकें। तो आइडलिंग इमिशंस तो होते हैं, यदि बंद होगा इंजन तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण कम होगा। लास्ट क्वेश्चन 82। प्लीज जस्ट लास्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। नहीं, ऑड इवन जो है, ऑड इवन के बारे में यदि आप ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में देखेंगे, तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में ऑड इवन कम्स इन व्हेन वी रीच इनटू सीवियर प्लस सिचुएशन। तो जब सीवियर प्लस सिचुएशन में आती है, तब वो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के हिसाब से ऑड इवन इम्प्लीमेंट होता है। Hi sir, Shreya this side from Business Standard. I have two questions. One is regarding the vehicular emissions. Given that this year there would be no odd even scheme, do you think that vehicular emission will be a major cause of pollution this year along with stubble burning? Second, Supreme Court today has identified right to breath and also has set up one-man committee under advocate and has also asked for NCC cadets and Bharat Scouts etc. to be an on-ground people. How much help that would that be, and would it work along with the already the ground stuff that you're there? If you can elaborate on that. I think regarding your second question, we would not like to comment because we don't have the details. And this thing. Regarding the first one, vehicular emission, from the 1st April 2020, these BS6 vehicles have been introduced in Delhi, and gradually, year on year, the number of BS6 vehicles would go up, and we could see
The studies shows that the using BS6 fuel, it results in something like 30% reduction in the emission. Whereas in case of BS6 vehicles, BS6 compliant vehicles, the reduction would be as high as 70%. So when the number of BS6 vehicles in the overall vehicle population, it goes up, definitely we'll see good positive results. Thank you very much. Thank you, friends.